नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य में रचना और रचनाकार का नाम याद कराना रटाना मेरा काम है। आप तो जानते हो इसे याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। तो ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों को याद करा दूंगा, रटा दूंगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे और चीज़ों को आपको बताता चलूँगा, याद कराता चलूँगा, रटाता चलूँगा, है ना। अब देखिए आपका ये पहला क्वेश्चन जो है इसको मैं किस तरह से याद करा दूंगा। बहुत लोग हैं भ्रमित रहते हैं, तो भ्रम में मत रहिए, मेरे चैनल से जुड़िए। मैं आप लोगों को चीज़ों को रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जो रटाने वाली चीज़ें हैं उनको तो रटना ही पड़ेगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के बार बार देखते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं भूलने नहीं दूंगा, एक बार बताऊंगा और इस तरह से बताऊंगा कि आपके दिमाग में ये छप जाएगा, फिर भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपका ऑप्शन दिया गया है सौरसेनी, अर्धमागधी, पैशाची और मागधी। तो इसमें से जो करेक्ट जवाब है वो आपका सौरसेनी अपभ्रंश है। लेकिन इसे हम याद कैसे रखेंगे, अपने खोपड़ी में कैसे सेव करके रखेंगे, इस चीज़ को पहले जानिए। ब्रज भाषा है तो यहाँ पर ब्रज को मैं वज्र बना लेता हूँ। वज्र, वो इंद्र वाला वज्र, है ना। और आप तो जानते हो जब कोई वज्र लेकर चलता है तो वो क्या कहलाता है, वो शौर्य कहलाता है। वो शौर्य कहलाता है, वीर कहलाता है, शौर्य, है ना। तो वज्र लेकर के जब कोई चलता है तो वो शौर्य कहलाता है, वीर कहलाता है। तो इसी से हमने याद किया है। आपको भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा अपना खोपड़ी चलाइए और चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर बैठेंगी, है ना। तो ब्रज भाषा, तो वज्र याद कर रखेंगे। और वज्र किसके पास होता है, शौर्य लोगों के पास होता है। इस चीज़ को ऐसे ही रिलेट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। भाई साहब यहाँ पर बड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाता है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो मैं यहाँ पर चीज़ों को याद कराने आया हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सरहपा, स्वयंभू, शालिभद्र सूरि, पुष्य। तो कौन है यहाँ पर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को, ध्यान से उसको कनेक्ट करने का प्रयास करिएगा। इसका जो सही जवाब है वो आपका सरहपा है। लेकिन हम याद कैसे रखेंगे, राहुल सांकृत्यायन में राहुल को हटा दो यहाँ से, है ना। आप केवल सांकृत्यायन को याद रखो। और सांकृत्यायन में देख रहे हो ये छोटा सा पूरा है ना। जो छोटा सा पूरा है और वही छोटा सा पूरा है और जो प्रथम कवि इन्होंने माना है उसके नाम में भी छोटा सा पूरा है ना। यहाँ पर आपका जो सा, सरहपा में सा आ रहा है, सांकृत्यायन में भी पूरा सा आ रहा है। तो सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है ना। सांकृत्यायन ने किसे माना है, सरहपा को माना है। हमने कैसे कनेक्ट किया, इसमें छोटा सा पूरा है और इसमें भी छोटा सा पूरा है। तो इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों कुछ ना कुछ हमको कोडिंग करनी ही पड़ेगी, चीज़ों को एक बार में ही याद अगर हमको करना है तो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और देखिए ये अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सुख में जीवन, सुख में जीवन नहीं, सुखमय जीवन होना चाहिए था यहाँ पर, है ना। ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सुखमय जीवन होना चाहिए, है ना। इसको आप थोड़ा सा बदल लीजिएगा, सुखमय जीवन, है ना। ये में नहीं रहेगा, सुखमय जीवन। सुखमय जीवन कहानी के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अंबिका प्रसाद गुप्त, जगदीश गुप्त, जयशंकर प्रसाद। कौन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, तो आप तो जानते हो कि ये दुनिया जो है सुखमय जीवन बनाना चाहती है। और सुखमय जीवन बनाने के लिए लोग चंद्रमा पर भी जीवन, है ना, संभव करना चाहते हैं। चंद्रमा पर भी जीवन संभव है, ऐसा संकल्पना है, ऐसा मान्यता है ना। तो यहाँ पर इसी से रिलेट कर लीजिएगा, सुखमय जीवन के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी यहाँ पर इसको आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे और कनेक्ट करना ही पड़ेगा, एक बार में ही अगर याद करना है। नहीं तो 20 बार, 12 बार, 15 बार आप
रिवीजन करते रहो, याद क्यों नहीं होगा, तब भी याद होगा। लेकिन एक बार में ही अगर आपको याद करके रखना है तो इस तरह से कोडिंग करना होगा, कनेक्टिंग करना होगा, अपने कनेक्टिंग पावर को बढ़ाना होगा। दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये रहा, इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है। अब इसमें से मैं आपको 3 चीज़ें याद कराऊंगा। क्या क्या याद कराऊंगा अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है। साकेत, महाप्रस्थान, कामायनी, प्रिय प्रवास। तो देखिए ये आपका साकेत भी महाकाव्य है, कामायनी भी महाकाव्य है, प्रिय प्रवास भी क्या है, महाकाव्य है। तो कौन सा महाकाव्य नहीं है, तो वो आपका है महाप्रस्थान। ये महाकाव्य के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि इसमें महाशब्द लगा है, जिससे बच्चे ये भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें महाशब्द लगा है तो ये महाकाव्य होगा, तो लेकिन ये महाकाव्य नहीं है ना। अब यहाँ पर साकेत का रचनाकार पूछा जाता है, कामायनी के रचनाकार पूछे जाते हैं, प्रिय प्रवास के रचनाकार पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रिय प्रवास है ना, राम जी के बारे में थोड़ा संकल्पना करिए। राम जी प्रिय थे किसके, राजा दशरथ के भी प्रिय थे, अयोध्या वासियों के भी प्रिय थे। लेकिन उस प्रिय राम का प्रवास हो गया, कहाँ से हुआ था, अयोध्या से हुआ था। इसीलिए इसका नाम आप इस तरह से याद कर लीजिए कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, यानी प्रिय का प्रवास कहाँ से हुआ था, अयोध्या से हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके क्या हो जाएंगे, रचनाकार हो जाएंगे। कामायनी, हमने आप लोगों के लिए 2 लाइन की एक श्लोक बनाया है जयशंकर प्रसाद का। आंसू झरना अरु लहर प्रेम पतित सिद्धार्थ ध्रुव स्वामिनी कामायनी लिखे प्रसाद विचार। उसमें आपको मिल जाएगा आंसू झरना अरु लहर प्रेम पतित चित्तधार ध्रुव स्वामिनी कामायनी लिखे प्रसाद विचार, यानी जयशंकर प्रसाद। ये क्या हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये जो साकेत है, साकेत ये आपका मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना दोस्तों। देखिए ये अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। इसमें भी मैं आपको कई चीज़ें याद कराने वाला हूँ, है ना। निम्नलिखित में अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। मलूक दास, परमानंद दास, सूरदास, कुंभन दास। तो इन सब में ये तीनों जो हैं ये आपके अष्टछाप के कवि हैं। मलूक दास ये अष्टछाप के कवि नहीं है, इस चीज़ को आप रट लीजिए। और मैं यहाँ पर क्या रटाने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, देखिए दोस्तों। ये अष्टछाप का कवि मलूक दास नहीं है, लेकिन अष्टछाप का जहाज पूछा जाता है तो इस अष्टछाप के जहाज के रूप में कौन है, सूरदास हैं, है ना। सूरदास हैं, है ना। सूरदास जी क्या हैं, अष्टछाप के जहाज हैं। और क्या पूछा जाता है, सूरदास के गुरु का नाम क्या है। गुरु का नाम है वल्लभाचार्य, है ना। क्या नाम है, वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था, है ना। अब वल्लभाचार्य से आप याद करने का रखना क्या, बल्ब, है ना, बल्ब याद रखना। सूरदास के पास तो आंखें नहीं थे, लेकिन इनके गुरु के पास बल्ब था, यानी आंखें थी। इस तरह से आप रिलेट कर लीजिएगा, ये आपको याद रहेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। नागार्जुन का असली नाम क्या था। देखो नागार्जुन जी के ना 4 नाम थे, 4 नाम थे भैया, 4 नाम। तुम्हारे गांव में किसी का 4 नाम होता है, नहीं होता होगा ना। इनका 4 नाम था। पहला नाम बहुत गजब नाम था इनका, ढक्कन मिश्र, है ना, ढक्कन मिश्र। और दूसरा नाम इनका जो था वो था वैद्यनाथ मिश्र, है ना, वैद्यनाथ मिश्र। और इनका तीसरा नाम जो था वो था यात्री, है ना। और इनका चौथा नाम जो था वो आपका नागार्जुन था। वो क्या था, नागार्जुन, है ना। तो इनके 4 नाम थे। तो यही कहा है नागार्जुन का असली नाम क्या था भाई, असल में उनका जो नाम था ना वो वैद्यनाथ मिश्र था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब थोड़ी सी कहानी है, इसको जान लो। ढक्कन मिश्र इनका क्यों नाम था, तो ढक्कन मिश्र इनका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इनके माता पिता को जब कोई संतान पैदा होती थी, प्राप्त होती थी, तो वो संतान जीवित नहीं रह पाती थी। तो गांव गिराव में रहने वाले थे बेचारे। तो गांव गिराव में ये प्रचलन में रहता था कि अगर पुत्र जीवित नहीं होता है तो किसी तरह से अगर
पुत्र पैदा होता है तो उसका तुरंत नामकरण किया जाता था, इतना खराब नाम लिखा रखा जाता था, है ना? इसीलिए खराब रखा जाता था ताकि ये जीवित रहे, है ना? तो इस तरह का प्रचलन था गाँव में, तो इसीलिए इनके माता-पिता ने इनका नाम शुरू में जब पैदा हुए तब इनका नाम ढक्कन मिश्र रखे थे। बड़े हुए तब वैद्यनाथ मिश्र रखे थे, क्योंकि वैद्यनाथ जी के मंदिर में इन्होंने मन्नत माँगा था, इसलिए इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था। यात्री नाम से भी इन्होंने रचना की है, मैथिली भाषा में जो रचना की है इन्होंने यात्री नाम से की है, और नागार्जुन नाम से इन्होंने रचना की, है ना? और ये नागार्जुन नाम इनका रखा गया कहाँ, जब ये पहुँचे थे श्रीलंका, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को अपनाए थे, तब इनका नाम रखा गया था नागार्जुन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है बाणी कबीर बाणी डिटेक्टर थे, यह कथन किसका है? देखो अब कबीर दास ना भैया एक पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, अनपढ़ थे, है ना? उन्होंने खुद स्वीकार किया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, है ना? तो कबीर दास ने ऐसा खुद स्वीकार किया है। तो कबीर दास ने जो रचना की है ना, उनके रचनाओं से लोग बहुत प्रभावित होते हैं और तरह तरह का नाम देते हैं। श्याम सुंदर दास ने इनके, है ना, इनकी रचना को पंचमेल खिचड़ी कहा है ना, पंचमेल खिचड़ी कहा है। और हजारी प्रसाद ने कबीर दास को बाणी डिटेक्टर कहा है ना? ये बाणी डिटेक्टर कबीर दास ने कहा है, बाणी डिटेक्टर कहा है, ये जो आपका है कबीर दास बाणी डिटेक्टर थे, ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने इन्होंने सधुक्कड़ी कहा भाषा, है ना? सधुक्कड़ी भाषा, सधुक्कड़ी भाषा, इनकी भाषा को इन्होंने क्या कहा? सधुक्कड़ी भाषा। तो इस तरह से तमाम नाम इनको मिले हैं। सधुक्कड़ी भाषा किसकी है? पंचमेल भाषा किसने नाम दिया है? श्याम सुंदर दास ने। सधुक्कड़ी भाषा किसने नाम दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। कबीर बाणी डिटेक्टर थे, ऐसा किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? भैया राग दरबारी उपन्यास जो है, इस राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राही मासूम रजा हैं क्या? श्रीलाल शुक्ल हैं, शरद जोशी हैं, हरिशंकर प्रसाई है? तो इनमें से राग दरबारी उपन्यास के रचयिता श्रीलाल शुक्ल जी हैं। कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी इसके रचनाकार हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? भैया मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? यशोधरा, वैदेही वनवास, भारत भारती, साकेत, इन चारों में से आपका कौन सा उत्तर सही है? तो देखिए यशोधरा मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, साकेत को मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, वैदेही वनवास को मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। तब किसने लिखा? इसको लिखा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, है ना? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो बढ़ते हैं, अब देखिए इसका उत्तर जो हो गया वो कौन हो गया? वैदेही वनवास। यह आपका मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? भैया हिंदी के पहले गद्यकार कौन है ये कहा गया है ना? ये बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, लल्लू लाल हैं, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। कौन है? तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है लल्लू लाल, है ना? हिंदी के पहले गद्यकार कौन है? लल्लू लाल हैं। याद रखना हिंदी में पहला गद्यकार कौन माने जाते हैं? लल्लू लाल माने जाते हैं, है ना? और बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। ये रहा अपना अगला सवाल। कह रहा है हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है ना? चंद्रकांता को, परीक्षा गुरु, त्रिवेणी या नूतन ब्रह्मचारी? तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो आपका परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको? परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। इस चीज को दिमाग में अपने खोपड़ी में बैठा लो, है ना? कह रहा है तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है? भैया तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है? ये कुबेरनाथ राय हैं, विद्या निवास मिश्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, निराला जी हैं। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी प्रभु को चंदन बता रहा, अपने आप को पानी बता रहा है, ऐसा कोई विद्वान व्यक्ति ही कर सकता है जिसके पास विद्या है। विद्या निवास क्या होगा? मिश्र। इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है सेवा सदन किसका उपन्यास है? बच्चा बच्चा जानता है सेवा सदन किसका उपन्यास है। अगर आप नहीं जानते हो तो जान लो आज और अपने दिमाग में मन मस्तिष्क में बैठा लो।
सेवा सदन किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद जी का है, प्रेमचंद्र का है, रागे राघव का है, राजेंद्र यादव का है? तो सेवा सदन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। इस चीज़ को दिमाग में, है ना, भेजे में बैठा लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। कह रहा है दोहा कोश के रचयिता कौन है? भैया दोहा कोश की बात हो रही है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? लुइपा है, या जोइंदू है, सरहपा है, कड़हपा है? कौन है? तो ये जो दोहा कोश है, इस दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपा महोदय हैं। इस चीज़ को भी आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। कह रहा है विजयिनी किसकी रचना है? विजयिनी किसकी रचना है? दोस्तों स्कोर अपना करते रहिएगा। कह रहा है विजयिनी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जगन्नाथ रत्नाकर की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, मैथिली शरण गुप्त की है? किसके है? तो इसको याद कराना मैं चाहूँ तो विजयिनी यानी विजय की बात अगर करोगे तो किसके विजय की बात करोगे? तो जाहिर सी बात है भारत के विजय की बात करोगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। कह रहा है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यानी कौन गलत लिखा गया है, ये हमसे पूछा है ना। तो कौन सी वर्तनी आपकी अशुद्ध है? तो देखिएगा यहाँ पर लंगड़ ये सही लिखा गया है, बुझक्कड़ ये भी सही लिखा गया है, कोंकड़ ये भी सही लिखा गया है, ये भुक्खड़ जो है ना यही अशुद्ध लिखा गया है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब ये सही कैसे होता है? जो भुक्खड़ में दोनों जगह आधा, एक बार आधा खा उसके बाद पूरा खा दिया है ना, वही गलत है। भुक्खड़ में भा पर छोटा ऊ की मात्रा आधा का रहता है, उसके बाद खा रहता है, तबड़ा रहता है ना। भुक्खड़ ये वाला आपका सही होता है। तो दो बार जो खा है वहाँ पर एक बार का और खा का, एक बार का होना चाहिए फिर पूरा खा होना चाहिए, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।